नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एसडीएम लड़की ने रिक्शा चलाने वाले लड़की से शादी कर लिया। दोस्तों, ये जो कहानी है यह है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की है, जिसमें कि मई जून की तपती दोपहरी में एक लड़का दिल्ली के अंदर रिक्शा चला रहा था। धूप इतनी तेज थी कि उसे अपने आप को बचाने के लिए उसने गमछे से अपना चेहरा बांध रखा था। उसके रिक्शे में जो लड़की बैठी थी उसने भी अपने आप को धूप से बचाने के लिए अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को बांध करके रखा था। लड़का रिक्शा चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे प्यास महसूस हो रही थी और सामने ही उसे एक पानी की टंकी दिखाई देती है। वह रिक्शे में बैठी हुई लड़की से कहता है, मैडम 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है। वह लड़की कहती है, ठीक है भैया, आप जाइए और पानी पी करके आइए। वह लड़का रिक्शे को साइड में लगाता है और जाता है उस टंकी के पास। वहां से वह पानी पीने लग जाता है। पानी पीने के दौरान जैसे ही वह अपना गमछा अपने चेहरे से हटाता है और जो रिक्शे में बैठी हुई लड़की है उसकी नज़र जब उसके तरफ पड़ती है तो लड़की जब उसको देखती है तो उस रिक्शे वाले को देखते ही वह दंग रह जाती है। उसके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं और उसके आंख से आंसू बहने लग जाता है, क्योंकि वह उस लड़के को पहचान जाती है जो रिक्शा चला रहा होता है। काफी तकलीफ में होता है, उसे काफी हैरानी होती है, वह बहुत परेशान होती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है। लड़का पानी पीने के बाद फिर रिक्शे में आता है और अपने गमछे से फिर वह अपने चेहरे को बांधता है और फिर से रिक्शा चलाने लग जाता है। जैसे ही वह दोबारा रिक्शा चलाना शुरू करता है तो जो रिक्शे में बैठी हुई लड़की होती है अपनी छोटी सी छतरी को निकालती है और उसके सिर के ऊपर से छतरी तान देती है। लड़का जब देखता है कि जो पीछे बैठी हुई मैडम है मेरे सिर के ऊपर उन्होंने छतरी लगा दी है जिससे मुझे धूप नहीं लग रही है और उसे ठंडी का आभास होता है, तो वह काफी खुश होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। लेकिन उस लड़की से कहता है, मैडम ये तो हम लोगों की आदत है, हम लोग हमेशा इसी धूप में चलते हैं, इसी धूप में रहते हैं, गरीब आदमी हैं हम लोग, तो हम लोगों को मजबूरी से अपने पेट को पालने के लिए इसी धूप में इस गर्मी में ही काम करना पड़ता है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप अपनी छतरी को हटा लीजिए, आप आराम से बैठिए, मुझे रिक्शा चलाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, आप तकलीफ में मत रहिए। लेकिन वह जो लड़की है वो उसकी बातों को सुन रही थी, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वह छतरी को वैसे ही उसके ऊपर ताने रहती है और फिर जब वो देखता है कि मैडम छतरी नहीं हटा रही हैं तो वह अपना रिक्शा वैसे ही चलाने लगता है। रिक्शा चलाते हुए वह आगे बढ़ता रहता है और थोड़ी ही देर में रेलवे स्टेशन पर वह आ जाता है, जो कि दिल्ली का रेलवे स्टेशन होता है। और जब वहां पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद वह मैडम का बैग उतार करके स्टेशन पर उनके साथ बैग को लेकर के जाता है और मैडम फिर अपना पैसा उसे निकाल करके जब देने लगती हैं, किराए का पैसा जब वो देना चाहती हैं तो वह मैडम क्या करती है, अपने चेहरे को वह दुपट्टा हटाती हैं। तो उस लड़की को देख करके वो जो लड़का है रिक्शा वाला वो भी दंग रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। ये काफी हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों, जब वो लड़की इसे देखती है तो रोते हुए उसके भी आंख से आंसू बहने लगता है, वो भी दहाड़े मार मार करके रोने लग जाती हैं। वहां स्टेशन पर जितने भी लोग थे, जितने भी पैसेंजर थे, जब ये लोग इन दोनों को देखते हैं, एक रिक्शा वाला अभी इस मैडम को छोड़ने के लिए आया था, ट्रेन पर चढ़ाने के लिए आया था, क्या हो गया कि रिक्शा वाला रो रहा है और रिक्शे वाले को देख करके जिस मैडम को छोड़ने के लिए आया था वह भी रो रही है।
वो जो लड़की है लगातार रो रही है, लड़का भी रो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों लोग रो रहे हैं? कोई भी इन बातों को समझ नहीं पा रहा था। एक रिक्शे वाले को देख करके और एक जो लड़की है जो इस रिक्शे में बैठ कर आई है वो क्यों रोने लगी है, और उस लड़की को रोता हुआ देखकर यह रिक्शा वाला क्यों रोने लगा। लोग काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वे एक दूसरे को जानते थे? ये लोग एक दूसरे को देखकर क्यों रो रहे थे? लड़की लड़के को देखकर भौचक्का हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है, और जब लड़का उस लड़की को देखता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, कुछ तो इनके बीच में था, क्या रिलेशन था, यह सभी चीजें जानेंगे हम आगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यह एक इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही दर्द और दुख से भरी हुई कहानी है। तो चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ की। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक किसान हैं जिनका नाम श्याम नारायण होता है। श्याम नारायण की 4 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम प्रिया होता है। प्रिया पढ़ने लिखने में काफी होशियार होती है। इसी साल उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसका सपना था पढ़ लिख करके कोई बड़ा अधिकारी बनना, और वह हमेशा अपने पिता से कहा करती थी, पिताजी मेरी शादी जल्दी मत करिए, मुझे पढ़ने लिखने दीजिए। लेकिन पिता को यह चिंता सताई रहती है कि मेरी 4 बेटियां होती हैं, अगर मैं एक एक करके इनकी शादी नहीं करूंगा तो अगल बगल वाले लोग भी ताना मारना शुरू कर देंगे। इसलिए वो अपनी बड़ी बेटी प्रिया की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। बगल के ही गांव के एक लड़के का पता चलता है जिसका नाम अजय होता है। अजय एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था, उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था। गांव में थोड़ा बहुत उसके पास जमीन भी थी। लड़का देखने में बहुत ही समझदार और होशियार और सुंदर दिखाई देता था। प्रिया के पिताजी को वह लड़का पसंद आ जाता है। वह उसका फोटो लेकर के अपने घर जाते हैं, प्रिया की माँ को दिखाते हैं, और जब प्रिया को दिखाते हैं तो प्रिया को भी वो लड़का पसंद आ जाता है। वह अपने पिताजी से कहती है, पिताजी थोड़े दिन और रुकना था, मुझे थोड़ा कंपटीशन की तैयारी करना था। लेकिन पिताजी श्याम नारायण जी कहते हैं, बेटी पढ़ाई तो जिंदगी भर होती रहती है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन शादी की एक उम्र होती है। और तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी 3 बहनें हैं। अगर तुम्हारी शादी मैं नहीं करूंगा तो कल के गांव वाले ताना मारना शुरू कर देंगे। इसलिए समय से शादी हो जाना सबसे बढ़िया माना जाता है। तुम शादी कर लो, उसके बाद जिंदगी भर पढ़ते रहो। जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम बनना चाहती हो, कोई रुकावट नहीं है। लड़की बात मान जाती है और तय समय पर अजय और प्रिया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। प्रिया जब शादी करके अजय के यहाँ जाती है, अजय जब प्रिया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। प्रिया इतनी खूबसूरत ही थी कि जिसको देखने के बाद अजय खुश हो जाता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि ऐसी सुंदर पत्नी मुझे मिली है। दोनों पति पत्नी काफी अच्छे से रह रहे होते हैं। उनके घर में जो प्रिया की सास थी, अजय की जो माँ थी, अजय के पिताजी, सभी लोग प्रिया को काफी पसंद करते थे। प्रिया हमेशा से सारे काम खुद करती थी और प्रिया को कोई भी काम घर वाले भी नहीं करने देते थे। घर का खाना जो भी होता था प्रिया की सास ही बनाती थी। प्रिया को सब लोग कहते थे, प्रिया बेटी तुम अभी आराम करो, तुम्हें जिंदगी में अभी बहुत काम करना है। हम तो ठीक ही हैं, अभी हमारी सेहत भी ठीक है, हमको काम करने दो। और वह सब करते रहते थे। लेकिन फिर भी प्रिया काफी संस्कारी थी। वह अपनी सास की हमेशा मदद करना चाहती थी। उसकी सास जो थी जब भी काम करती थी उनके साथ प्रिया जाकर हमेशा उनकी मदद करती थी। एक दिन प्रिया अपने पति अजय से कहती है, देखिए मेरा सपना है, मैं पढ़ लिख करके मुझे अधिकारी बनना है,
मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसका पति अजय कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं रोकता हूँ। वह प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन अगर तुम ही पढ़ना चाह रही हो, पढ़ लिख लोगी, बड़ा अधिकारी बनना चाह रही हो, तो हमारा जो घर परिवार है उसकी हालत सुधर जाएगी। अजय अपने माता पिता को यह बात बताता है। उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, अगर वह पढ़ना चाह रही है तो उसे पढ़ने दिया जाए, और जो भी घर का काम होगा वह मैं खुद ही कर लूँगी। उसको पढ़ने लिखने के लिए छूट मिल जाती है। उसके बाद अगले दिन आजमगढ़ शहर में ले जा करके एक कोचिंग में दोनों का एडमिशन हो जाता है, और वहाँ कोचिंग देख करके जो अजय है वह प्रिया का एडमिशन करा देता है। यूपी पीसीएस की वह तैयारी करना शुरू कर देती है, और इधर लगातार वह अपनी पढ़ाई जारी रखती है। और उसका पति अजय वह अपनी नौकरी करने के लिए समय से जाता, घर वापस आता, प्रिया अपनी कोचिंग जाती और कोचिंग से वापस घर आती। लेकिन अब कुछ दिनों से अजय को कुछ अलग तरह से ही महसूस हो रहा था। जब अजय फोन करता था प्रिया को तो मैक्सिमम टाइम प्रिया का जो फोन है वह हमेशा व्यस्त रहता था, क्योंकि बिजी होने के कारण प्रिया की जो पढ़ाई लिखाई थी वह ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके रखी थी, और ऑनलाइन डाउट क्लासेस वगैरह वो वहीं से क्लियर करते थे, जिसके वजह से उसका जो फ़ोन है हमेशा ऑनलाइन रहता था। उसके कुछ दोस्त भी थे जो कोचिंग के दोस्त थे, वह हमेशा पढ़ाई लिखाई के बारे में उनसे बात किया करती थी, वे भी इसकी मदद किया करते थे। लेकिन जब अजय फ़ोन करता है तो उसे जब भी वो फ़ोन करता है तो प्रिया का मोबाइल हमेशा बिजी होता है। अजय को कुछ गलत महसूस होने लगता है। वह सोचता है कि जरूर यह पढ़ाई लिखाई के साथ में ये किसी और के साथ रंगरलियां मना रही हैं। हो सकता है कि इसने कोई पार्टनर चुन लिया हो, किसी और से इसके अनैतिक संबंध है। काफी सारी चीजें जब वो अपने दिलो दिमाग में बैठाने लगता है, और कई बार जब उसके साथ ऐसा हो जाता है तो वह प्रिया से पूछता है कि तुम्हें जब भी मैं फोन करता हूँ तो तुम्हारा फोन बिजी रहता है, तुम क्या करती हो, किससे बातें करती हो, तुम्हारा कोई गलत संबंध किसी के साथ तो नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे जैसे आजकल लड़कियां जो पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं और वो अपने पति को छोड़ करके किसी और दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। कहीं तुम इन सब काम में तो नहीं फंसी हो। जब प्रिया यह बात अपने पति के द्वारा सुनती है तो वो बहुत ही हक्का बक्का रह जाती हैं, हैरान परेशान हो जाती हैं और सोचती है मेरा पति कितना गंदा आदमी है, वह मेरे बारे में ऐसी गलत गलत चीजें क्यों सोच रहा है। और वह ये भी सोच रही है और कह रही है जैसे कि आप अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दीजिए, ऐसा मत बोलिए, पति पत्नी के लिए यह अच्छा नहीं होता। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं मंदिर में, चलिए अब मैं मंदिर में अपना हाथ रखकर वहां कसम खा लेती हूँ कि मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी से बातें नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड बातें करती हूँ। अपने दोस्तों से केवल यही बात होती है, कोई डाउट होता है वो मैं अपने दोस्तों से पूछ लेती हूँ, और मैंने केवल डाउट क्लियर किया है। कुछ डाउट क्लियर करने वाले जो ग्रुप्स है, कोचिंग है, उसको मैंने ज्वाइन किया है, बाकी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप मेरे बारे में ऐसे गलत बातें मत सोचिए, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि धीरे धीरे यह जो शक है यह अजय के दिमाग में एक विकराल रूप धारण करने लग जाता है, और अजय के साथ यह होने लगता है। और जब यह कुछ भी कहती थी लेकिन अजय इसकी बातों को नहीं मानता था, उसके दिलो दिमाग में तो बस यही बैठ गया था कि जरूर यह किसी के साथ गलत संबंध बनाती हैं, और इसके कई दोस्त भी हैं उसके द्वारा यह बातें करती हैं। और एक दिन जब शाम को ऑफिस से अपने घर आता है तो उससे पहले वो ऑफिस में था, कई बार इसका फोन जाता है लेकिन वह हमेशा बिजी बताता है। अजय काफी गुस्से में ऑफिस से घर आता है, ऑफिस से आने के बाद इससे बातें करता है और कहता है कि तुम्हारा फोन आज पूरे दिन बिजी क्यों था, तुम क्या कर रही थी, जरूर कोई अपना यार बना कर रखी हो,
तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो, तुम किसी और के साथ अपना शारीरिक संबंध बना रही हो। इसी सारे चीजें होने के बाद वो उल्टी सीधी बातें भी बोल देता है। और जो प्रिया होती है वह आग बबूला हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो, अगर उसके ऊपर इस तरह से गलत लांछन लगाया जाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वह काफी नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। और इसी गुस्से में अजय और प्रिया के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है। और इसके बीच उसके जो सास ससुर होते हैं वो भी आकर इन्हें रोकने टोकने की कोशिश करते हैं, इस स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों में झगड़ा जो था तू मैं इतना आगे बढ़ गया था कि अजय जो होता है वो गुस्से में प्रिया को एक दो थप्पड़ लगा देता है। जब प्रिया के ऊपर हाथ उठा देता है तो प्रिया को काफी बुरा लगता है। प्रिया बैठ करके काफी देर रोती है और उसके बाद अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। जिस आदमी को कहते हैं ना कि पति और पत्नी का जो रिश्ता है वह आपस में एक दूसरे को जानने और पहचानने वाली चीजें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने वाली चीजें होती हैं। और जब इसको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, और अगर किसी भी पति का अगर पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं है तो उसके साथ रहना बेकार है। ये तो हमेशा लांछन ऐसे ही लगाता रहेगा, चाहे मैं कुछ भी रहूं, चाहे मैं कितना भी पतिव्रता रहूं, लेकिन इसकी जो दिलो दिमाग में जो चीजें बैठ गई हैं वह निकल ही नहीं रहा है। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। प्रिया के पिताजी काफी उसको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रिया के सास ससुर भी उसे समझाते हैं कि बेटी ऐसा मत करो, कोई भी स्टेप लेने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है। लेकिन प्रिया नाराज सी वो अपने पिता से कहती है कि मैं अब आ रही हूँ, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। और प्रिया उसी गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने पिताजी के घर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद सारी चीजें अपने माँ से वह बताती है। उसकी माँ भी बहुत दुखी होती हैं। प्रिया को कहती है बेटी यह सब चीजें परिवार में होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच में यह नोक झोंक चलता रहता है, तुमको इतना उतावला नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पति भी गलत है, उसको भी पत्नी के ऊपर इस तरीके से शक नहीं करना चाहिए। गलती उसने भी किया है, गलती तुम्हारी भी है। एक छोटी सी चीज को लेकर के तुम आ गई हो। लेकिन प्रिया किसी की बात नहीं सुनती है, कहती है कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर उसने उसको छोड़ करके अपने माता पिता के साथ ही रहने लग जाती हैं। थोड़े दिन के बाद अपने माता पिता के साथ रहते ही वह एक कोचिंग ज्वाइन कर लेती हैं और आगे अपनी यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू कर देती हैं। और एक तलाक का कागज, तलाक की नोटिस अपने पति को भेजवा देती हैं। उधर अजय गुस्से में था, जो चीजें वो बोल चुका था अभी भी इसको दिलो दिमाग में यही था कि मैं पत्नी को लेकर आऊंगा और किसी तरह से हम लोग रहेंगे। ये सब मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में उसे मार दिया था, उसे गाली गलौज दिया था। लेकिन जब प्रिया का तलाक का नोटिस उसको मिलता है तो वह भी गुस्से में आ जाता है। और वो क्या करता है, गुस्से में आ करके तलाक की नोटिस में वो साइन कर देता है और उसे वो भेज देता है। और वो कह रहा है कि एक दो बार केस चलता है, इसके बाद कोर्ट वगैरह में सब जाते हैं और अंत में इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। प्रिया अपने माता पिता के साथ रहने लग जाती है और यहाँ पर रहने के साथ साथ तलाक के साथ साथ ऐसी चीजें होती हैं, उसे मुआवजे के रूप में काफी सारा रकम मांगा जाता है। इस दौरान अजय को मोटा पैसा देना पड़ता है, जिसके लिए उसके पास जो भी सामान था वो बेचना पड़ता है, उसको अपनी जमीन भी बेचना पड़ता है। और इस प्रकार से वो प्रिया के पिताजी को यह सभी पैसा दे देता है। प्रिया को तो पैसा मिल जाता है, लेकिन अजय की जो हालत है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। प्राइवेट जो नौकरी करता था वहां से बहुत कम पैसा मिलता था, इसलिए बड़ी मुश्किल से उसका घर का खर्चा चल रहा होता है। वह हैरान और परेशान हो जाता है और फिर वह अपने माता पिता को कहता है कि मैं अब दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं मैं जाकर कमाऊंगा और पैसे लेकर आऊंगा, तभी हम लोगों का घर चलेगा। वह फिर दिल्ली चला जाता है। इधर प्रिया अपनी कोचिंग में एडमिशन ले लेती है और जी जान लगा करके वह पढ़ाई करने लग जाती हैं। उसके माता पिता बार बार उसे कहते हैं बेटी जो हो गया सो हो गया, दूसरी शादी कर ले, तलाक तो हो ही गया है, अब दूसरा लड़का ढूंढना वो सब शुरू कर देते हैं।
वो कहते हैं कि इतनी बड़ी पहाड़ से जिंदगी तुम कैसे अकेले काटोगी। लेकिन प्रिया कहती है अब मैं किसी भी व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, अगर दूसरे से शादी करूंगी कल के दिन वह भी ऐसे ही करेगा, ऐसे ही शक करेगा, इसलिए मैं अब किसी से शादी नहीं करूंगी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा जो सपना है पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है, अपनी पढ़ाई जारी करनी है। एक दो बार टेस्ट देती है, फेल हो जाती है, लेकिन फाइनली एक बार वह सिलेक्ट हो जाती है, वह एसडीएम बन जाती है। और जब वो एसडीएम बन जाती है तो घर परिवार वाले सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके गांव में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, गांव वाले बड़े खुश होते हैं। वे अलग अलग प्रकार के समारोह करते हैं, गांव वाले खुश होते हैं कि गांव की बेटी एसडीएम बन गई है, काफी खुशी का माहौल है। जब वो एसडीएम की ट्रेनिंग करने के लिए अपने माता पिता से कहती है पिताजी अब मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने के लिए, फिर मैं आऊंगी, तो आने के बाद मेरा पहला काम होगा जो मेरी तीनों बहनें हैं इनकी शादी कराना है। अब कोई भी यह बात नहीं करेगा, मेरे आने के बाद मैं एक एक करके इन तीनों की शादी कराऊंगी। और इसके बाद पिताजी माताजी की आंखों में आंसू होता है, क्योंकि वो लोग चिंता करते हैं अपनी बेटी की कि बेटी अपनी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी बिना शादीशुदा। उसके बाद वह अपने ट्रेनिंग के लिए निकल जाती हैं, आजमगढ़ से बस पकड़ती है। बस पकड़ने के बाद वह दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली बस स्टैंड पर वह रिक्शा ढूंढ रही होती हैं। कई रिक्शे वाले से पूछती है मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, छोड़ दो। सभी लोग अपने मन मर्जी का पैसा मांगते हैं, कोई 200 मांगता है, कोई 150, कोई 300, 400, इस तरह से सब लोग मांगते हैं। तभी वहां रेलवे स्टेशन पर एक रिक्शा वाला अपना मुंह बांध करके धूप में आता है। वह पूछती है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। वो कहता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है, आप बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो कहती है पहले बताओ तुम कितना किराया लोगे। सभी लोग 250, 300, 400 मांग रहे हैं, उतना पैसा तो मैं नहीं देने वाली हूँ, तुम बताओ तुम कितना पैसा लोगे। वो कहता है जो मर्जी है आप दे देना मैडम, मैं ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सुबह सुबह अभी बोहनी का टाइम है, अभी तक मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, इसलिए आप बैठ जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं चलूंगी, पहले तुम क्लियर करो कितना पैसा लोगे। वो कहता है मैडम आप जितना दे दोगी मैं ले लूंगा, लेकिन अगर आप ऐसा कह रही हो तो आप मुझे 80 रुपये दे देना। प्रिया तैयार हो जाती है, उसके रिक्शे पर बैठ जाती है और रिक्शे पर बैठ करके जब वो थोड़ी दूर चलती है तो थोड़ी दूर जाने के बाद रिक्शे वाले को प्यास लगती है। वह पानी पीने के लिए रुकता है और मैडम से कहता है कि आप 2 मिनट रुकिए, मुझे प्यास लगी है, सामने टंकी है, मैं पानी पी कर आता हूँ। वह गमछा उतारता है तो प्रिया उसे देखती है, उसके चेहरे को देख करके हैरान और परेशान हो जाती है। उसे देख करके वह पहचान जाती है यह कोई नहीं है तो मेरा पति ही है। और वह सोचने लग जाती है आखिर इसके पास तो नौकरी थी, जगह जमीन सब कुछ था, लेकिन यह रिक्शा क्यों चला रहा है। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है, अपना चेहरा बांधे हुए उस रिक्शे पर बैठी रहती है। और जब वह फिर से पानी पीकर आता है उसकी जो दिल की धड़कन है वह बढ़ जाती है। उसे बड़ी तकलीफ होती है कि इस धूप में इतने पसीने बह रहे हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में कैसे वह रिक्शा चला रहा है। वह अपनी छतरी को निकालती है, उसके सिर के ऊपर तान देती है और अंदर ही अंदर रो रही होती है, देखो कहां से कहां मेरा पति आ गया। वह रिक्शा चला करके स्टेशन पर जब पहुंचता है, स्टेशन पर पहुंचने के बाद यह अपना दुपट्टा खोलती है और इसका चेहरा जब उसका पति देखता है तो दोनों एक दूसरे को देख करके अवाक रह जाते हैं। दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं। वहाँ स्टेशन पर जितने भी लोग रहते हैं वह इन लोगों को देख करके वह भी परेशान होते हैं कि वास्तव में यह जो लड़की है यह रिक्शे पर अभी बैठ कर आई है, यह क्यों रो रही है। दोनों लोग रो रहे हैं, अभी ट्रेन भी नहीं आई है, स्टेशन पर छोड़ने के बाद ही दोनों लोग रो रहे हैं। क्या मामला है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है। ट्रेन में बैठते समय आदमी की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन अभी तो ट्रेन भी नहीं आई है, अभी ये सब क्या हो रहा है। अचानक से दोनों लोग रोने लगते हैं। लड़की भी इसको देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है
कि रिक्शे वाले को देख करके, वो गंदे मटमैले कपड़े को पहने हुए था, उसको देख करके लड़की रो रही है। स्टेशन पर सभी लोग अवाक रह जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में ये दोनों लोग क्यों रो रहे हैं। उसका पति उसके साथ चला जाता है और बगल में ही एक बेंच होता है, उस पर वो बैठ जाता है। दोनों पति पत्नी बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं, प्रिया अजय की तरफ देखती है और अजय के भी आंखों में आंसू होता है और प्रिया के भी आंखों में आंसू होता है। दोनों लोग एक दूसरे को देख करके, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। वह पूछ रही है, प्रिया तुम अच्छी खासी नौकरी करते थे, तुम्हारे पास खेती बाड़ी थी, आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? आज तुम रिक्शा चलाने के लिए क्यों मजबूर हो गए? अजय उसकी तरफ देखता है और अपनी दबदबी आंखों से कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने तलाक ना भेजा होता, मैं आज यहाँ पर रिक्शा नहीं चला रहा होता। तुमने तलाक का नोटिस दिया और उसके बाद मुआवजे के रूप में मेरा सब कुछ पैसा चला गया। मैंने 4 से 5 लाख रुपए जो तुम्हारे पिताजी को दे दिया है। मुझे अपना खेत भी बेचना पड़ा और इसके लिए जो पैसा था सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे पिताजी ने यह सब ले लिया। उसके बाद मेरी जो नौकरी थी वो समाप्त हो गई। मेरा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था, इसलिए मुझे यह सब छोड़ करके दिल्ली आना पड़ा। तब से आकर के मैं दिल्ली में रिक्शा चला रहा हूँ। तुम अपने बारे में बताओ। मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वो कहती है कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ और एसडीएम की ट्रेनिंग करने के लिए मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के चंडीगढ़ जा रही हूँ। चंडीगढ़ में ट्रेनिंग करूंगी और ट्रेनिंग के बाद मैं एसडीएम बन जाऊंगी। जब ये बातें कहती है तो अजय खुश भी होता है और नाराज भी होता है और अपनी पत्नी की तरफ नजरें नहीं मिला पाता है। कहता है, ठीक है, अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो, अब तुम एसडीएम बन चुकी हो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो मैंने किया तुम्हारे साथ वो गलत किया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं उस टाइम भी तुमसे माफी मांगने वाला था, लेकिन उसके पहले ही तुमने तलाक की नोटिस भेज दिया। फिर मैं गुस्से में आकर के तलाक की नोटिस पर मैंने साइन कर दिया। मैं भी अपने ईगो में आ गया। हम दोनों को यह चीजें नहीं करनी चाहिए थी। गलती तुम्हारी भी है। मैं तो मानता हूँ कि तुमसे ज्यादा गलती मेरी है, क्योंकि मैंने बिना वजह तुम्हारे ऊपर शक किया। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैं बाकी लोगों से, तुम्हारी सहेलियों, तुम्हारे दोस्तों से सारी बातें पता किया। पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है, कोई गलत रिलेशन नहीं है। मेरे दिमाग का यह सिर्फ वहम था, जिसके वजह से हम दोनों दूर दूर हो गए। हमारा परिवार बिखर गया। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम एसडीएम बन चुकी हो। कहाँ तुम, कहाँ मैं एक रिक्शे वाला। इसलिए तुम जाओ और मेरी जो दुआएं हैं तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा खुश रहो। जब अजय ऐसे कहता है तो प्रिया की आंखें और ज्यादा तेजी से वह रोने लगती है। प्रिया अजय को अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, गलती तो जितना तुम्हारी थी मेरी भी उतनी ही थी। एक छोटी सी बात पर मैं घर छोड़ के चली गई। मुझे भी नहीं छोड़कर जाना चाहिए था और तैश में आकर के गुस्से में मैंने तुम्हें तलाक की नोटिस भिजवा दिया। वो सबसे बड़ी मेरी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी। बाद में मैंने इसको एहसास किया अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हम दोनों के बीच तलाक हो चुका है। तुम भी गुस्से में थे, तुम भी तस में थे, इसलिए सारा बिखराव हम दोनों के बीच में होता रहा। मेरे पिताजी और मेरी माँ ने मुझे शादी करने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने शादी नहीं किया। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में मशगूल हो गई। पढ़ लिखकर आज मैं एसडीएम बन चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए। अजय कहता, ठीक है जाओ, तुम अब ट्रेनिंग करो। तुम्हारा रास्ता तो अब अलग है। मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। तुम कहाँ, मैं कहाँ। तुम्हारा और हमारा तो कोई मिलन हो ही नहीं सकता। बस मेरी एक भूल समझ करके मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वे रोने लगते हैं। तभी प्रिया उसके अपनी बाहों में भर कर कहती है, गलती जितना तुम्हारी है उतना मेरा भी है। वो एक पेपर पर अपना फोन नंबर लिख करके अजय को देती है। कहती है, मेरा फोन नंबर है, ले लो। जब तुम्हारा दिल करेगा मुझसे बातें करते रहना। आगे मैं भी तुमसे बातें करती रहूंगी और यहाँ पर जब भी कोई तकलीफ परेशानी होगी मुझे जरूर फोन करके बताना। एक बार बेशक अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। वो अपना फोन नंबर दे देती है। तब तक उसकी चंडीगढ़ की ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर लग जाती है और अजय उसको ट्रेन में बैठा देता है। ट्रेन आगे बढ़ती है, चंडीगढ़ के लिए चली जाती है। अगले दिन शाम को अजय उसको एक नंबर पर फोन करता है, बातें करता है
दोनों उसके बाद लगातार बातों का सिलसिला जारी रहता है। धीरे धीरे यह बातें कई घंटों मिनटों में बदलती रहती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ लगातार बातें करते रहते हैं। इनके बीच में जो भी गलतियां थी, पति पत्नी के बीच जो पल गुजारे थे, सभी बातें एक दूसरे से करते रहते हैं और धीरे धीरे इनकी जो गलतियां हैं इसका भी प्रायश्चित करते हैं। और इस तरह से एक दिन बात करते करते इस मुकाम पर आते हैं, दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। प्रिया अजय से कहती है, अजय क्यों नहीं तुम यहीं पर आकर रहो जहां पर मैं रहती हूँ, यहीं पर रूम लेकर के रह रही हूँ, यहीं पर दोनों एक ही रूम में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अजय तुरंत रिजर्वेशन करता है और चंडीगढ़ के लिए पहुंच जाता है। अपने माता पिता को बता देता है कि मैं चंडीगढ़ में कुछ काम के लिए जा रहा हूं। वो ये नहीं बताता है कि मैं प्रिया से मिल चुका हूं, मेरी मुलाकात हुई है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। कोई भी चीज नहीं बताता। वैसे भी वो घर से दूर रहता था दिल्ली में, उसके माता पिता कुछ भी नहीं जानते थे। वो फोन करके सब कुछ अपने माता पिता को केवल यही कहता है कि मैं चंडीगढ़ काम के सिलसिले से जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वहां से मैं आ जाऊंगा। प्रिया के साथ वह रहने लगता है और प्रिया अपने पति से एक दिन कहती है, चलो हम लोग शादी कर लें। फिर से दोनों मंदिर में जाते हैं, उसके बाद शादी कर लेते हैं। उसके बाद मंदिर से आने के बाद कोर्ट में जाकर दोबारा दोनों पति पत्नी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर अपने घर वालों को प्रिया और अजय अपने माता पिता को सब कुछ बताते हैं। अपनी बहनों को भी वो बता देती है कि मैंने तुम्हारे जीजा से फिर से शादी कर लिया है। अपने माँ बाप को भी बताती है, मैंने अजय मेरा मिल चुका है और अजय से मैंने फिर से शादी कर लिया है। अजय भी अपने माँ बाप को बताता है, प्रिया मुझे मिल गई है, प्रिया एसडीएम बन चुकी है और हम लोग दोनों लोग शादी करके चंडीगढ़ में रह रहे हैं। जब अजय के माता पिता को यह बात पता चलती है, उनकी बहू मिल गई है, बहू फिर से अजय से शादी कर ली है, दोनों मिल गए हैं, तो अजय के माता पिता बहुत खुश होते हैं, प्रिया के माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं। चलो कुछ भी हो, लेकिन बेटी का घर फिर से बस गया, नहीं तो इसके शादी का कोई चांस ही नहीं था। दोनों परिवार काफी खुश थे जब तक ट्रेनिंग प्रिया की चलती है। प्रिया ट्रेनिंग करती है, दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं। ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होती है, प्रिया अपने घर आती है, अपने माता पिता के साथ रहती है, अजय को भी साथ में लेकर आती है। माता पिता से मिलते हैं, फिर अजय और प्रिया अपने ससुराल जाते हैं, अजय के घर जाते हैं। वहां पर अपने सास और ससुर से प्रिया मिलती है। दोनों परिवार दोनों का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद वो बगल के जिले में एसडीएम के तौर पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। वहीं पर उसको एक आलीशान बिल्डिंग मिलता है, आलीशान घर मिलता है। वहीं पर अपने पति के साथ वह रहने लग जाती है। थोड़े दिनों के बाद, 1 या 1.5 साल के बाद उसे एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद घर परिवार में काफी खुशी का माहौल रहता है। वे खुशी खुशी अपना परिवार चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं। और अब प्रिया का जो मेन मकसद था अपने माता पिता को, वो भी वो बता चुकी थी, मेरी जो 3 बहनें इनकी शादी में करूंगी। प्रिया धीरे धीरे एक एक करके अच्छा अच्छा लड़का देख करके अपनी तीनों बहनों की शादी भी कर देती है। शादी करने के बाद वो अपने पति अजय के लिए एक अच्छा कोई बिजनेस, एक दुकान खोल देती है, वो दुकान करवा देती है। अजय भी उसके साथ रहता है, बिजनेस करता है। उसके सास ससुर वगैरह सब घर आते जाते रहते हैं। घर परिवार काफी खुशी पूर्वक रहता है। थोड़े दिनों के बाद अपने सास ससुर को भी वे अपने साथ लेकर आती है। सास ससुर भी उसी के साथ रहने लग जाते हैं। उधर बहनों को भी शादी हो जाती है। माता पिता भी हर महीने में 10-20 दिन के लिए आते जाते रहते हैं। कभी कभी माता पिता, कभी कभी सास ससुर, बारी बारी से हर एक व्यक्ति को आना जाना लगा रहता है। सबकी सेवा सत्कार वो करती रहती है। काफी खुशी पूर्वक दोनों का जीवन चल रहा था। दोस्तों, एक बार बिछड़ने के बाद फिर से पति पत्नी एक हुए और ये काफी सोचने वाली बात है। ये जो जोड़ियां हैं भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं। चाहे कुछ भी हो, खंडन हो चाहे विखंडित हो, कुछ भी हो, एक न एक दिन ये मिल ही जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, हमारी छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे जो शक होते हैं पति पत्नी के बीच में, अक्सर छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो मनमुटाव होता है, छोटी गलत फहमियां, शक होती है, ये बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है और पति पत्नी के बीच दूरियां बन जाती हैं। हम सबको इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, तभी परिवार एकजुट रह सकता है। आपको ये जो कहानी है कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप जरूर बताएं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। इस कहानी के बारे में जो इसका उद्देश्य है, आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, आपको निराश करना नहीं है।
बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है, भविष्य में होने वाली किसी प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही अन्य कहानियां नियमित रूप से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।